नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। डीएम मैडम सज-धज कर अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रही थी। आज ड्यूटी पर से डीएम मैडम काफी लेट हो चुकी थी। शादी में पहुंचने में भी देरी हो रही थी, इसलिए वे तेजी से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। लेकिन इतने में ही उनकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। डीएम मैडम समझ चुकी थी कि आज तो देरी में और देरी होने वाली है। जैसे ही डीएम मैडम ने उतरकर पीछे का टायर देखा तो वह पंचर हुआ था। डीएम मैडम अपने नसीब को कोस रही थी, क्योंकि आज डीएम मैडम का ड्राइवर भी उनके साथ नहीं था। जब डीएम मैडम ने आसपास नजर दौड़ाई तो थोड़ी ही दूर पर एक पंचर वाले की दुकान उन्हें दिखाई दी। डीएम मैडम ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि काश नजदीक ही पंचर की दुकान मिल गई। डीएम मैडम उस पंचर की दुकान पर गई और पंचर वाले से कहा, मुझे शादी में जल्दी से जाना है। आप कृपया करके मेरी गाड़ी को जल्दी से ठीक कर दीजिए और टायर का पंचर बना दीजिए। इतने में वहां पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वह कहने लगा कि मैडम 5 मिनट बैठिए, पंचर निकालने वाला बस आ ही रहा है। करीब 5 मिनट बैठने के बाद एक मास्क लगाए हुए पंचर बनाने वाला मजदूर वहां पर आता है, जो डीएम मैडम की गाड़ी का टायर निकालकर पंचर बनाने लगता है। डीएम मैडम उस आदमी को देख रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। डीएम मैडम ने उस पंचर बनाने वाले मजदूर से पूछा कि तुमने मास्क क्यों लगा रखा है? तो वह मजदूर कहने लगा कि मुझे सर्दी हो रही है और मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है। तो डीएम मैडम को थोड़ा सा शक हुआ। डीएम मैडम ने कहा कि जरा अपना मास्क उतारो, तो वह मजदूर मना करने लगा। तो डीएम मैडम को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर डीएम मैडम ने कहा कि तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं। तो मजबूरन उस आदमी को मास्क उतारना पड़ा और जैसे ही उस मजदूर ने मास्क उतारा तो डीएम मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। डीएम मैडम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह पंचर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही मरा हुआ पति था, जो आज से करीब 17 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। डीएम मैडम अपने पति को जिंदा देखकर दंग रह गई। डीएम मैडम ने अपने मरे हुए पति से पूछा कि तुम जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वह पंचर बनाने वाला मजदूर बिल्कुल चुप रहा और अपनी आंखें उसने नीचे कर ली और फूट फूट कर रोने लगा। डीएम मैडम ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, आखिर तुम जिंदा कैसे हो और तुम इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? लेकिन वह मजदूर पंचर बनाने वाला बिल्कुल चुप रहा। लेकिन जब डीएम मैडम ने जबरदस्ती उस मजदूर से पूछा तो उस मजदूर को ना चाहते हुए भी अपना मुंह खोलना पड़ा और उस मजदूर ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आने लगेंगे। यह घटना है आज से करीब 17 साल पहले की। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में अंजू सिन्हा नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अंजू एक सरकारी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके माता-पिता की हालत काफी दयनीय थी। अंजू के माता-पिता मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी को पढ़ा रहे थे। लेकिन अंजू का सपना था कि वह आगे जाकर एक डीएम ऑफिसर बने, लेकिन उसका ये सपना पूरा होना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ रही थी। अंजू को ना चाहते हुए भी अपना सपना भूलना पड़ा। उसके माता-पिता भी मजबूर थे, बेचारे क्या करते, किराए के मकान में रह रहे थे और मजदूरी करके जो पैसा बचाया था वह अंजू की कॉलेज की पढ़ाई में सारा का सारा लगा दिया था। इतने में ही एक दिन अंजू के लिए एक रिश्ता आता है।
अंजू के माता पिता को वह रिश्ता काफी पसंद आया, लेकिन अंजू अब भी अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी और उनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन अंजू के माता पिता कहते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं और हमारा बस केवल एक ही सपना है कि तू अब अच्छे घर चली जाए। अंजू के ससुराल वाले इतने पैसे वाले नहीं थे, वह मध्यम वर्गीय परिवार से ही थे। जब अंजू अपने होने वाले पति से मिली तो उससे केवल अंजू ने एक शर्त रखी कि मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूंगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखूंगी। तो अंजू का होने वाला पति, जिसका नाम मुकेश था, मुकेश काफी अच्छा लड़का था, वह मान गया। कुछ समय बाद दोनों की अच्छे से शादी हुई। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रह रहे थे और दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कने लगे थे। एक दिन मुकेश ने कहा कि तुम्हारा सपना था डीएम ऑफिसर बनने का, तुम अपना सपना पूरा क्यों नहीं करती? लेकिन अंजू ने कहा कि मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए करीब 4 से 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और मुझे घर-बार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। लेकिन मुकेश ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो? पैसों की व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन अंजू जानती थी कि उसके ससुराल वालों की इतनी ताकत नहीं थी। फिर भी मुकेश ने हामी भर दी। मुकेश कहने लगा कि तुम एक ऑफिसर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुकेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मुकेश केवल मात्र 6ठी कक्षा तक ही पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी का सपना पूरा कर रहा था। मुकेश एक फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था। महीने का करीब 9 से 10 हजार रुपए वह कमा लेता था। कुछ दिनों के बाद मुकेश ने अंजू को 4 लाख रुपए दिए। अंजू ने पूछा कि तुम ये पैसा कहाँ से लाए हो? तो मुकेश ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो और दिल्ली जाओ और वहां से डीएम ऑफिसर बनकर ही लौटना। बेचारी अंजू कुछ पूछ नहीं पाई। वह दिल्ली चली गई, जहां पर उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई करी। उसने एक के बाद एक अपना यूपीएससी की परीक्षाएं पास करी और फिर इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसने सबसे अच्छे नंबर लाए और काफी अच्छी रैंक हासिल करी और वह एक डीएम ऑफिसर बन गई। करीब 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज अंजू एक डीएम ऑफिसर बन चुकी थी। जब यह बात मुकेश को पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। करीब 2 महीने के बाद ही अंजू की पहली पोस्टिंग हुई, जहां पर उसे रहने के लिए काफी अच्छा बंगला दिया गया और अच्छी कार दी गई। अंजू अब अच्छी सोसाइटी में रहने लगी थी। बड़े-बड़े लोगों से उसके संपर्क होने लगे थे। मुकेश अपनी पत्नी की तरक्की देखकर काफी खुश था। अंजू के साथ मुकेश और उसके सास ससुर और माता पिता सभी साथ में रह रहे थे। लेकिन मुकेश इतना पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे। मुकेश ने अपना घर बेचकर जो पैसे आए थे वह उन पैसों को अपनी पत्नी को डीएम बनाने में खर्च कर दिए थे। जो पैसा 4 लाख रुपए अंजू को दिया था वह पैसा मुकेश ने अपना घर बेचकर अंजू को दिए थे। जैसे अंजू बेक पर थी, मुकेश को अपना मान सम्मान बहुत प्यारा था। मुकेश भले ही यूं गरीब था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा मान सम्मान से प्यार था। एक दिन जब अंजू अपने सारे स्टाफ और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, तब अंजू के साथ मुकेश भी मौजूद था। तभी अंजू के कुछ दोस्तों ने बात ही बात में मुकेश को एक ताना मार दिया और कह दिया कि अरे आप तो बहुत लकी हो गए। आप तो इतने गरीब थे, लेकिन आपकी पत्नी ने आपके दिन बदल दिए। आपकी पत्नी आज एक डीएम ऑफिसर बन गई है। आप तो अनपढ़ हो और आपकी पत्नी एक डीएम ऑफिसर है। साथ ही अंजू की कुछ सहेलियां भी अंजू से कहने लगी कि तुझे थोड़ा सा अपमान तो महसूस होता होगा कि तू एक डीएम ऑफिसर है और तेरा पति जो है वह अनपढ़ है, तुझे बुरा तो लगता होगा। लेकिन अंजू ने सबके सामने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल और केवल मेरे पति की वजह से ही हूँ। मेरे पति ने ही मुझे एक डीएम ऑफिसर बनाया।
वह नहीं होते तो आज मैं एक डीएम ऑफिसर नहीं बनती। लेकिन यह सारी बातें मुकेश सुन रहा था, उसको काफी बेइज्जती महसूस हुई। मुकेश बहुत ज्यादा गहरे विचार करने लगा। मुकेश काफी मासूम दिल का था। उसके दिल को छोटी सी बात भी चुभ जाती थी। उस पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें करी थी जिसके चलते उसके दिल को काफी ठेस पहुंची थी। अगले ही दिन मुकेश ने अंजू से कहा कि चलो क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। शादी के बाद तो तुम दिल्ली चली गई थी और फिर 5 सालों बाद तुम अपने कामों में लग गई। हमें समय ही नहीं मिला, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तो अंजू ने भी हामी भर दी और दोनों घूमने के लिए उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में वे कई सारी जगह घूमे फिरे। उन्होंने 4 धाम की यात्राएं भी करी और अंत में वे ऋषिकेश पहुंचे। रात्रि में जब अंजू और मुकेश साथ में सो रहे थे तब मुकेश ने काफी सारी बातें अंजू से कही और अंजू को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम कभी भी मुझे मत भूलना। लेकिन अंजू कहने लगी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज तुम बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो मुकेश ने कहा, कुछ नहीं, कल सुबह जल्दी उठेंगे, हम रिवर राफ्ट करने जाएंगे। लेकिन अंजू कहने लगी, तुम्हें तैरना नहीं आता, रिवर राफ्टिंग हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुकेश ने जिद करी और वह कहने लगा कि वहां पर सभी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, हम रिवर राफ्टिंग करने जरूर जाएंगे। मेरी यह काफी बड़ी इच्छा थी तो ना चाहते हुए भी अंजू को मुकेश की इच्छा माननी पड़ी। अंजू को तो तैरना आता था लेकिन मुकेश को तैरना नहीं आता था। जून का महीना चल रहा था, गंगा नदी भी काफी उफान पर थी। अगले दिन जब सुबह सुबह वे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने पहुंचे तब अंजू ने मुकेश से कहा कि तुम बिल्कुल कसकर पकड़ना। और फिर जब वे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे तो उनको काफी मजा आ रहा था। शुरुआत में उन्हें मजा तो बहुत आ रहा था लेकिन जब गंगा नदी के एक बवंडर में उनकी नाव पहुंची तब उनकी नाव एकदम से पलट गई और नाव में बैठे सभी लोग गंगा नदी में चले गए। सभी ने अपना लाइफ जैकेट पहन रखा था जिसके चलते सभी लोग ऊपर ही थे, कोई डूब नहीं रहा था। लेकिन इतने में ही मुकेश का लाइफ जैकेट खुल गया और वह गंगा नदी में ही आगे आगे बहने लगा और डूबने लगा। अंजू जैसे तैसे तैरती तैरती वापस अपनी नाव में पहुंच गई लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति मुकेश गंगा नदी में बह रहा है और उसका लाइफ जैकेट भी खुल गया है तो वह हक्का बक्का रह गई। गंगा नदी काफी उफान पर थी और मुकेश को बहाकर ले जा रही थी और आगे जो बवंडर था मुकेश उसमें घुस गया। पानी का बवंडर बहुत ही खतरनाक होता है जो मुकेश को निगल गया था। जैसे तैसे अंजू और बाकी के साथी किनारे पहुंचे और जैसे ही वह किनारे पहुंचे तो उन्होंने मुकेश को ढूंढना शुरू किया। सुरक्षा कर्मियों की भी सहायता ली लेकिन मुकेश कहीं नहीं मिला। सभी कह रहे थे कि जिस बवंडर में मुकेश फंसा था उस बवंडर से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। अब तक तो मुकेश इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा और इस बवंडर में जो भी फंसता है वह वापस मिलता भी नहीं है। अंजू के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे कि आखिर यह क्या हो गया। लेकिन अंजू ने हार नहीं मानी और उसने अपने डीएम के पावर का इस्तेमाल किया और कई बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी। इसके बाद कई घंटों तक बचाव कार्य शुरू किया गया लेकिन मुकेश का कोई अता पता नहीं चला क्योंकि उस समय गंगा नदी का बहाव भी बहुत खतरनाक था। गंगा नदी एकदम से उफान पर आ गई थी। सभी लोग अंजू से कह रहे थे कि अब तुम अपने पति को भूल जाओ क्योंकि अब वह मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत में कभी कोई वापस नहीं आता है और ना ही उसके शरीर का कोई हिस्सा उन्हें मिलता है। अंजू पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि जिस पति ने अपना घर बेचकर उसे एक डीएम ऑफिसर बनाया आज वही पति उसका साथ छोड़कर जा चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया, कई महीने बीत गए लेकिन मुकेश का अता पता बिल्कुल नहीं चला। समय बीतता गया, साल बीतते गए लेकिन मुकेश का कोई अता पता नहीं चला।
इस बीच अंजू काफी अकेली पड़ चुकी थी। अंजू के रिश्तेदार और अंजू के माता पिता उससे कहने लगे कि अब तो अपने लिए दूसरा साथी ढूंढ ले, कब तक अकेले अपना जीवन काटेगी। लेकिन अंजू ने कह दिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी भी मुकेश के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि मुकेश ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया था। उसने मुझे एक डीएम ऑफिसर बनाया और वह मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अंजू अपने पति की तस्वीर हमेशा अपने ऑफिस में लगाती थी। अंजू अपने पति को भूल नहीं पा रही थी। साल पर साल बीतते गए लेकिन अंजू अपने पति को नहीं भूल पाई। इसी दौरान करीब 17 सालों के बाद अंजू का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होता है, जहां परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत थी, जहां का रखरखाव और रहन-सहन सब कुछ अलग था। अंजू वहां पर डीएम के पद पर नियुक्त हुई और वहां पर अपना कार्यभार संभाला। करीब 5 से 10 दिन अंजू को एडजस्ट होने में लगे। धीरे धीरे अंजू एडजस्ट हो गई थी। कोलकाता में ही अंजू का एक रिश्तेदार भी रहा करता था। अंजू का रिश्तेदार एक दिन उससे मिलने के लिए आया। उन्होंने बहुत बातें करीं और जाते जाते अंजू को अपने घर होने वाले मांगलिक कार्य के लिए आमंत्रित किया। अंजू ने कहा, मैं जरूर आऊंगी और मैं आपके लिए जरूर समय निकालूंगी। इसके बाद जब मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का समय आया तो उस दिन अंजू को काफी ज्यादा कार्य था। अपने काम में वह दिन भर बिजी थी। फ्री होते होते उससे लगभग शाम हो चुकी थी और उसी दिन उसका ड्राइवर भी छुट्टी पर था क्योंकि वह बहुत बीमार था। अंजू अपनी कार को खुद ही चला रही थी। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंची और सज-धज कर कार्यक्रम में जाने लगी। लेकिन इतने में ही उसकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। जैसे ही उसने देखा उसकी कार का पीछे का टायर पंचर था, तो उसने आसपास नजर दौड़ाई तो वहां एक पंचर की दुकान दिखाई दे रही थी। उस पंचर की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, 5 मिनट बैठिए। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा, मुझे देर हो रही है, पंचर निकालने वाले को जल्दी बुलाइए। और जैसे ही वह पंचर बनाने वाला आया उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। पता नहीं वह डीएम साहिबा से कुछ छुपा रहा था या अपना चेहरा छुपा रहा था। डीएम साहिबा को उसका शरीर देखकर उसकी रूह को जब उन्होंने महसूस किया तो और कुछ अंदर ही अंदर उनको महसूस होने लगा। डीएम साहिबा ने कहा कि तुम कौन हो, तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतार रहे हो? लेकिन वह पंचर बनाने वाला टस से मस नहीं हुआ और जब डीएम साहिबा ने अपनी आवाज तेज करी और दबाव बनाया तो उस मजदूर को भी झुकना पड़ा और अपना मास्क उतारना पड़ा। और जैसे ही उसने मास्क उतारा तो डीएम साहिबा के सामने उनका बिछड़ा हुआ पति था। डीएम साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब डीएम साहिबा ने अपने पति से पूछा कि आखिर तुम इस हालत में कैसे, और तुम तो मर चुके थे, तो डीएम साहिबा का पति कुछ नहीं बोला। मुकेश टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जब डीएम साहिबा ने जोर जबरदस्ती करके पूछा तो मुकेश को मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ा और कहा कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। खैर, मैं तो बच गया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? जब यह बात डीएम साहिबा ने सुनी तो वह हैरान रह गई और कहा कि तुम जिंदा कैसे हो? तो डीएम साहिबा का पति मुकेश अपना मुंह खोलता है और कहता है कि दुर्भाग्यवश मैं आज जिंदा हूँ। मुझे मर जाना था लेकिन मैं फिर भी आज जिंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन बूढ़े चाचा के कारण जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं। तो डीएम साहिबा कहने लगी कि कैसे? तो मुकेश ने कहा कि जब मैं गंगा नदी में बह रहा था तो मैं बहते बहते बहुत आगे निकल गया था। मुझे तो होश भी नहीं था और जब मुझे होश आया तो मैं इन चाचा की गोद में था। इन्होंने ही मुझे बचाया और यही मुझे लेकर यहाँ कोलकाता आ गए।
मैंने इनसे मना किया था कि तुम किसी को भी मत बताना और मैं इनके साथ ही रहने लगा और इनकी पंचर बनाने की दुकान में काम करने लगा और इनका बेटा बनकर मैं इनके साथ रहने लगा क्योंकि इनका कोई भी बेटा नहीं है। तो डीएम साहिबा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अगर बच गए थे तो तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्यों तुमने मेरा साथ छोड़ा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? तुमने ऐसा नाटक क्यों किया, मुझे बताओ। तब डीएम साहिबा के पति मुकेश ने कहा कि मैं तुम्हें और जलील नहीं होने देना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ रह रहा था तो तुम्हारा मान सम्मान कम हो रहा था। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी एक डीएम साहिबा के साथ रहेगा तो उसे कितना अपमान सहना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मजबूरन मुझे तुमसे दूर होना पड़ा, क्योंकि एक अनपढ़, एक गंवार आदमी, एक गरीब आदमी एक डीएम का पति है तो सब क्या सोचेंगे। इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया और मैंने मरने का नाटक किया और मैं फिर वापस नहीं आया। जब डीएम साहिबा ने कहा कि ऐसा किसने कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तो मुकेश कहने लगा कि उस दिन पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें करी और आए दिन कई सारे लोग ऐसी बातें बोलते थे, मैं सब सुनता था। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा कि मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। मुझे पता है कि आज मैं एक डीएम हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने अपना घर बेचकर मुझे डीएम बनाया, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं इस पद पर नहीं होती। आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे लोगों से नहीं मतलब, मुझे तो तुमसे मतलब है। तुम्हारे बिना मेरे 17 साल कैसे कटे तुम्हें नहीं पता, मैंने कैसे एक एक दिन घुट घुट कर जिया है। मैं तो कब का अपने आप को खत्म कर लेती, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे इंतजार में थी, जिसने ही मुझे तुम्हारे लिए जिंदा रखा है। डीएम साहिबा ने कहा कि तुम अब मेरे साथ चलो, बस बहुत हो गया और आगे से तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। तब मुकेश ने कहा कि अब तक तो तुमने दूसरी शादी भी कर ली होगी। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा मैं हमेशा कुंवारी रह लेती, मैं हमेशा अकेली रह लेती, लेकिन मैं किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती थी और मैं तुम्हारे जाने के बाद भी किसी के बारे में नहीं सोचती थी। यह सुनकर मुकेश की भी आंखों से आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी 17 साल बाद वापस मिले। इसके बाद मुकेश वापस डीएम साहिबा के साथ रहने लगा। करीब 1 साल के बाद डीएम साहिबा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है और उनकी जिंदगी काफी खुशहाल चलती है। इस तरह एक पत्नी को अपना मरा हुआ पति करीब 17 साल के बाद मिला। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।